बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 5 जिसका शीर्षक है संघ और जिसका अध्याय 5 जिसके अंतर्गत भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनका जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इनकी कार्य और शक्तियों का उल्लेख है। तो इनको शॉर्ट में सीएजी भी बोलते हैं। सीएजी, कंप्ट्रोलर, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजी में इनको कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया कब शुरू हुई यह भी जान लीजिए। तो सर्वप्रथम 1857 में, जिस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, उन्होंने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया। क्योंकि उस समय जो 3 प्रेसिडेंसियां थीं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, उनके जो लेखों की संपरीक्षा के लिए उन्होंने लेखा तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया। अब बात आती है, भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र भारत के समय, यह भी जान लीजिए, स्वतंत्र भारत के समय अगर सवाल आ जाता है कि सीएजी स्वतंत्र भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, ये सवाल आ जाता है, तो वी नरहरिराव जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे। ये भी बात याद रखिए। और उसके साथ हमेशा अपडेट रहना है आपको। अभी तो चलो याद कर लीजिए, जो है वर्तमान समय में 2024 में, अभी ये वीडियो पुराना हो जाएगा तब ये तो नहीं रहेगा, लेकिन इससे हमेशा आपको अपडेट रहना है कि प्रथम तो यही रहेंगे, लेकिन जो समय के साथ बदलते रहते हैं उनको भी देख लीजिए आप। तो वर्तमान में जी.सी. गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, इनकी संबंध में एक विशेष बात और है। जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उस समय ये वहाँ के प्रथम उपराज्यपाल भी थे। तो ये भी बात याद रखनी है आपको। तो ये तो थी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में जो शुरुआत की बातें। अब जानते हैं इनके विषय में, जो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। अब अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन हुआ। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है,
जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। सीएजी, यही बिंदु आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, यही काम आएंगे। ज़्यादा पीएचडी तो करनी नहीं है, बस वनडे एग्जाम में जो आ सकता है वही आपको याद करना है। फिर वनडे हो चाहे कोई भी हो, आप याद होगा, आपको तथ्य होंगे आपके पास, तो फिर कितना भी लिख सकते हो उस पर। तो सीएजी की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये भी आ गया। अब नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनके पद से इनका कार्यकाल की जब बात आती है कि इनका कार्यकाल क्या है, सीएजी का कार्यकाल, तो इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का कार्यकाल है इनका। 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर काम कर सकते हैं। इसके बीच अगर चाहे तो त्याग पत्र देकर या कोई शारीरिक दुर्बलता आ जाए, उस आधार पर अपना त्याग पत्र देकर ये अपने पद से हट सकते हैं। ऐसा कि महान्यायवादी के संदर्भ में पढ़ा कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ही वो रहते हैं, लेकिन इसमें सीएजी जो हैं राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत नहीं रहते। इनको सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही इनके पद से हटाया जा सकता है। तो जो हटाने का प्रोसेस है सीएजी के निष्कासन का या सीएजी के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाए, महाभियोग कह लीजिए, वैसे सिद्ध कदाचार और असमर्थता ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो उस आधार पर ये जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा संसद के किसी भी सदन में, इनको हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो उस प्रस्ताव पर अगर लोकसभा में किया जाता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगर इनकी हटाने का जो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाता है तो वहाँ पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। इस प्रकार उस सदन में जो मतदान होगा वो 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव जो है पास हो जाता है तो दूसरे सदन के लिए भेज दिया जाता है। तो दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से इनका प्रस्ताव जो पास हो जाना चाहिए। उसके बाद में जो है राष्ट्रपति महोदय इनको इनके पद से हटा सकते हैं। इस तरीके से इनके हटाने का प्रोसेस हो गया ये। अब बात करते हैं सीएजी की शपथ की। सीएजी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो इनको शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब ये तो साधारण बात हो गई कि शपथ ये ग्रहण कराते हैं। अब बात आती है कि सीएजी को किस अनुसूची के तहत जो शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो अनुसूची की बात आ जाए तो अनुसूची 3 के अंतर्गत इनको शपथ ग्रहण कराई जाती है। तो अनुसूची 3 के अंतर्गत बहुत से पदाधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, तो इसी प्रक्रिया में सीएजी महोदय भी है। अनुसूची 3 के तहत सीएजी महोदय को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। अब बात आती है सीएजी के वेतन भत्ते की। तो सीएजी महोदय को जो वेतन है वो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं जिनका वेतन वर्तमान में 2,50,000 है, तो उसी रूप में इनको भी वेतन मिलता है।
महोदय का जो वेतन है वो किस अनुसूची के तहत दिया जाता है? तो अनुसूची 2 के तहत, अनुसूची 2 के तहत जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनके वेतन का प्रावधान है। तो ये जो इनका वेतन है कहाँ से दिया जाता है? तो ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से वेतन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दिया जाता है। अब बात आती है कि जो सीएजी महोदय हैं अपने कार्यकाल के बाद क्या काम नहीं कर सकते? ये जो है सीएजी महोदय जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाए उसके बाद ना तो ये भारत सरकार के अधीन किसी पद पर काम कर सकते हैं, ना किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर काम कर सकते हैं। तो ये इनका प्रतिबंध है। अब आशा है यहाँ पर आप लोग ये कहेंगे कि 65 वर्ष की आयु तक तो हो जाएगा, उसके बाद में कहाँ आयु है चीज़ों के काम कर पाएंगे। तो जरूरी थोड़े कि 65 वर्ष की, 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अगर कोई 50 साल पर बन गया तो वो 56 साल पर रिटायर हो जाएगा। उसके बाद वो उसके लिए तो सालें बची रहती हैं। कोई 45 साल पर हो गया, 45 साल के बाद वो 6 साल कार्य किया उसने तो 51 हो गई, उसके बाद बचा रहा टाइम। फिर भी मतलब वो किसी भी संघ केंद्र सरकार या राज्य के सरकार के जो अधीन पद होते हैं उन पर कार्य नहीं कर सकता। तो ये तो थी अनुच्छेद 148 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब अगले अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के तहत जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनकी शक्तियों अनुच्छेद 149 के अंतर्गत जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों का वर्णन। शक्तियां एवं कार्य। तो इनको जो संसद द्वारा वित्तीय संपत्ति के नियंत्रण में जो भी शक्तियां प्रदान कराई जाती हैं और जो कार्य सौंपे जाते हैं उनका निर्वहन ये अनुच्छेद 149 के तहत करते हैं। तो इस संदर्भ में ये जो है भारत की संचित निधि से जो व्यय होता है उसकी संपरीक्षा करते हैं और जो आकस्मिक निधि होती है, लोक लेखा निधि होती है, उससे जो व्यय होते हैं उनकी भी संपरीक्षा करते हैं ये। इसी तरीके से संघ और राज्य क्षेत्रों के जो आय व्यय से संबंधित जितने भी ऑडिट हैं उनकी भी ये संपरीक्षा करते हैं। तो ये तो थी इनकी शक्तियाँ और कार्य के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। अब अनुच्छेद 150। अनुच्छेद 150 के तहत जो है संघ और राज्य के लेखाओं के प्रतिवेदनों का जो प्रारूप है वो राष्ट्रपति महोदय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह से ही नियत करते हैं। तो संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अब अनुच्छेद 151 अनुच्छेद 151 के तहत संपरीक्षा प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय वर्ष जो है शुरुआत कब होती है? शुरुआत वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को होती है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो सवाल कभी कभार ये भी आ जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक, शुरुआत कब होती है और समाप्त कब होता है? तो शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च को प्रत्येक वर्ष समाप्त हो जाता है ये। तो इसी संदर्भ में जो वित्तीय वर्ष के अंत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं वो जो लेखाओं को, संघ संबंधी लेखाओं को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राज्य संबंधी जो लेखा उनको राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जो है लेखा को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं और इधर जो राज्यपाल महोदय वो विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ विधान परिषदें हैं वहाँ, और नहीं तो जो विधानसभा है उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरीके से जो प्रतिवेदन दिया जाता है सीजीआई द्वारा, उसकी जांच जो है केंद्र में जो लोक लेखा समिति है वो करती है। तो इस आधार पर ये जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अधिकार और उनकी नियुक्ति और उनके कार्य। अब अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।